नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक का नाम है हमारा चार्ज। उसकी 3 या 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर से फोकस करिए। अगर आपके पास यहां डिस्कस करता हूं फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस depend on medium. फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस डिपेंड ऑन मीडियम। 2 चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं। एक चार्ज आपके पास में ये है, एक चार्ज आपके पास में ये है। दोनों चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा हमें वो बात करनी है। दूसरी बात, दोनों चार्जों के बीच में जब एयर भरा होगा तब कितना फोर्स काम करेगा। दोनों चार्जों के बीच में जब पानी भरा होगा, वाटर भरा होगा, तब कितना फोर्स काम करेगा। दोनों चार्जों के बीच में जब मेटल भरा होगा तब कितना फोर्स काम करेगा। दोनों चार्जों के बीच में जब वैक्यूम होगा, वैक्यूम, तब कितना फोर्स काम करेगा। दोनों चार्जों के बीच में जब ग्लास भरा होगा, ग्लास, तब कितना फोर्स काम करेगा। इसलिए मैंने हेडिंग दिया फोर्स बिटवीन 2 चार्ज डिपेंड ऑन मीडियम। अब हमें देखना क्या है। पहली बात तो अगर आपके पास Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और R इनके बीच का डिस्टेंस है और यहां पर फिलअप है आपका, सपोज कर लीजिए एयर या फिर आपका वैक्यूम, तो इसका रिलेशन हमने ड्राइव कराया था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज दिस? ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको डिस्कस किया गया था, आपको याद होगा। Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि Q1 ये वाला चार्ज है, Q2 आपका ये वाला चार्ज है, R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है और ये आपका कांस्टेंट है। बाकी सब बातें हमारी लास्ट लेक्चर्स में हो चुकी हैं, आज नई बातें करने वाला हूं। ये तब की बात है, ये तब का फॉर्मूला है जब दोनों के बीच में एयर भरा हुआ होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रियलिटी में जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अब आप कहेंगे यहां पर K कहां चला गया, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो K था ना, इसका नाम था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये लेक्चर हमारा हो चुका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड ऑन द मीडियम। एवरी मटेरियल हैविंग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर दोनों पार्टिकल के बीच में एयर है, अगर दोनों पार्टिकल के बीच में एयर है, यहां पर एयर भरा हुआ है, तो एयर के केस में K = आपका होता है 1। इसलिए K = आपका 1 हो गया और आपको पता नहीं चला तो फॉर्मूला लगा कि जब वहां पर एयर भरी होगी तो फॉर्मूला बनेगा F air = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसलिए K के प्लेस पर आपका A आ गया था। तो रियलिटी में आपका फॉर्मूला ये है, रियल फॉर्मूला आपका ये है। इस फॉर्मूले के अंदर से सारे केस डेवलप होंगे। तो K = अगर आपका 1 है तो यानी कि एयर और वैक्यूम उसके अंदर हो सकता है। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर भरी होगी, वैक्यूम होगा, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा आपका ये। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर बोला जाए दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में साहब एयर नहीं है, वहां पर ग्लास भरा हुआ है, वहां पर ग्लास भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ग्लास की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6। जब न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा हो तो K = 6 यूज करना। वैसे ग्लास की वैल्यू 3 भी होती है और 4 भी होती है, न्यूमेरिकल में दिया आएगा। यानी कि अगर दोनों पार्टिकल के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर एयर भरी है तो इस K के जगह पर आपको 1 यूज करना है। दोनों चार्ज पार्टिकल के जगह पर अगर ग्लास भरा हुआ है तो वहां पर K = 6 यूज करना है। आप सबसे पहले से नोट करो, मैं इसे रफ करके एक्सप्लेन करूंगा आगे का टॉपिक। हमने बताया आपको कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपका K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हमने बताया K इक्वल टू 1 फॉर एयर, K इक्वल टू 6 फॉर ग्लास, K इक्वल टू 3 ऑल्सो फॉर ग्लास, K इक्वल टू 4 ऑल्सो फॉर ग्लास। ग्लास की कई सारी कैटेगरी होती हैं, दैट्स वाई ग्लास के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू कई जगह पर 6 होती है, कई जगह पर 3 होती है, कई जगह पर आपकी 4 भी होती है। चलिए अब सपोज कर लीजिए कि आपने एयर नहीं लिया, ग्लास नहीं लिया, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में यहां पर अगर आपने वाटर फिलअप कर दिया, क्या फिलअप कर दिया, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, Q1 को चेंज नहीं करना है, Q2 को चेंज नहीं करना है, दोनों के बीच में वाटर फिलअप कर दिया, तो यहां से क्या होता है, K जो होता है आपका वाटर के लिए 81 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 81 होता है फॉर वाटर के लिए, ये मुझे यहां से याद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस करना है कि Q1 और Q2 के बीच में अगर मैंने यहां पर कोई मेटल डाल दिया, मेटल यानी कि आप सपोज कर लीजिए आपका आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मैंने कोई मेटल डाल दिया तो वहां पर K इक्वल टू आपका कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है। मेरा सबसे पहला पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, उनके बीच में जो आपका मीडियम है, मीडियम उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर मीडियम आपका एयर है तो K इक्वल टू आपका 1, अगर मीडियम आपका ग्लास है तो K इक्वल टू आपका 6, अगर मीडियम आपका ग्लास है तो 3 और 4 भी हो सकता है, और अगर मीडियम आपका वाटर है तो 81 हो सकता है, और मीडियम आपका मेटल है, मेटल मतलब आयरन, सिल्वर, कॉपर हो सकता है, तो K इक्वल टू आपका इनफाइनाइट। इन चीजों से फायदा क्या होगा, इन चीजों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, अब हमें बात उस पर करनी है। एक बार पूरे वर्ड से नोट कर लें और ये याद कर लें, दोनों चार्जों के बीच में अगर एयर भरी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू आपका 1, दोनों चार्जों के बीच में वैक्यूम भरा हुआ है तो भी आपका K इक्वल टू 1, दोनों चार्जों के बीच में अगर पानी भरा हुआ है तो K इक्वल टू आपका 81, दोनों चार्जों के बीच में अगर मेटल भरा हुआ है तो K इक्वल टू आपका इनफाइनाइट यूज करना है। अब मैं बात करूंगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। फोकस, अभी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो याद हो गया, अब मैं कुछ बातें करता हूं, उसको सुनिएगा। F इक्वल टू फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आपको याद होगा इसको हमने समटाइम्स ऐसे भी लिखा था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तभी फॉर्मूला आया था जब इसके बीच में एयर भरा हुआ था। ये कूलाम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने आपको बताया था K इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9। रहा सवाल यूनिट का, तो वो क्या बन के आएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। क्लियर है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सपोज करके चलिए कि पहले दोनों के बीच में एयर फिलअप है, आपने Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया, R डिस्टेंस लिया, दोनों के बीच में जो मीडियम भरा हुआ है वो एयर है, राइट? तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनकर के आएगा यहां से, जो K है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमने बनाया था F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरी बात को समझना ध्यान से। एयर के केस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, एयर के केस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो K इक्वल टू आपका 1 हो गया था। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो आपकी वैल्यू है वो सपोज कर लीजिए, क्या आपको बल्कि दे रखी है 9 इंटू 10 का पावर 9 आएगी, यानी कि ये नंबर हो गया कांस्टेंट। Q1 चार्ज और Q2 चार्ज भी आपके कैसे हो गए, कांस्टेंट। R डिस्टेंस भी आपकी कैसी होगी, कांस्टेंट। मैं करता हूं कि इन सभी को सॉल्व करके सपोज कर लीजिए ये आंसर 100 अपॉन K आता है, यहां मैं अभी K मान लेता हूं। देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। Q1 Q2 आपके चार्ज हैं, 3 कूलाम, 2 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, ये भी आपके कांस्टेंट हो गए। R जो है वो डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट हो गई। तो सबको मिलाकर के F इक्वल टू 100 अपॉन K आ गया। बात समझना, और ये आंसर आएगा आपका ऐसे, मान लीजिए न्यूटन में। अब मैंने K क्यों नहीं छेड़ा है, K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। सारी बातों ये 100 मैंने ऐसा एग्जांपल से इमेजिन कर लिया है,
बस मैंने ऐसे मान लीजिए कि लेट कर लिया है। भाई इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, इसकी कांस्टेंट होगी, इसकी कांस्टेंट होगी, आर कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू 100/K मान लिया। अब सोचो, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में किसी ने एयर को फिलअप किया, जब एयर फिलअप होगा तो F एयर कितना आएगा 100/1 यानी कि 100 न्यूटन, क्योंकि K जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है K इक्वल टू 1 होता है एयर के लिए। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स डेवलप होगा। अब सपोज कर लीजिए कि मैं एयर के अलावा चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यहां जो एयर है उसके अलावा मैं यहां पर चेंज कर दूं, यहां सपोज कर लीजिए मैं कर दूं बेटा गिलास, क्या होगा यहां पर 100/K आएगा, और ग्लास के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 100/6 हो जाएगी। सॉल्व करूंगा इसे तो आपका कुछ भी आएगा, मैं तो इसे 100/6 ही लिख देता हूं। यानी कि जब एयर भरी हुई थी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में तब आंसर था 100, और जब दोनों के बीच में गिलास फिलअप कर दिया है गिलास, तब आंसर आया है 100/6। कुछ दिमाग में आ रहा है? दोनों के बीच में जब एयर फिलअप था तो आंसर आया 100, अब जब दोनों के बीच में गिलास फिलअप कर दिया तो आंसर आया 100/6, यानी कि 100 के 6 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है फोर्स आपका डिक्रीज हो गया है। और चलते चलते सपोज कर लीजिए मैंने दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वाटर फिलअप कर दिया, वही वैल्यू आने वाली है 100/K, लेकिन वाटर के केस के लिए याद करिए K इक्वल टू आपका कितना था बेटा 81। क्लियर है? ये आपका वाटर का केस हो गया। और अगर मैं आपसे बात करता हूं मेटल के लिए तो F मेटल में यहां से डिस्कस करूंगा, 100/K आपका होता है। और मेटल के लिए जो K निकल के आया था वो आपको याद होगा K कितना आया था इनफाइनाइट, 100 अगर मैं इनफाइनाइट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। मेरा क्या पर्पस है? सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, सबसे कम फोर्स कब लगेगा? जब मेटल भरा हुआ है तो फोर्स आपका 0 है, जब पानी भरा हुआ है तो आपका आंसर 100/81 है। इसका मतलब है ये, ऐसे मान लीजिए कि 100 के 81 टुकड़े, जब उसके बीच में गिलास भरा हुआ है तब आपका आंसर है 100/6, जब उसके बीच में एयर भरी हुई है तब आपका आंसर है बेटा 100। तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे छोटा आंसर है 0, उससे बड़ा आंसर है ये, उससे बड़ा आंसर है ये। तो सबसे कम फोर्स लगता है मेटल के केस में। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मेटल फिलअप है तो सबसे कम फोर्स लगेगा। दूसरा फोर्स लगेगा वाटर के केस में, तीसरा लगेगा ग्लास के केस में, और चौथा लगेगा आपका एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर है? यही समझाना चाह रहा था। मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल थे, Q1 चार्ज ये है और Q2 चार्ज ये है, R डिस्टेंस है। दोनों के बीच में पहले मैंने एयर फिलअप किया, तब मेरा आंसर क्या आएगा? दोनों के बीच में गिलास फिलअप किया, तब मेरा आंसर क्या आया? देखो, मैंने एयर फिलअप किया तो आंसर आया 100 न्यूटन, यानी कि एक दूसरे पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अभी एयर हटा करके इनके बीच में क्या डाल दिया? ग्लास डाल दिया, तो आंसर आया बेटा कितना? 100/6, यानी कि जो पहले 100 था अब उसका 100/6 हो गया, 6 पीस हो गए उसके। इसका मतलब है दोनों के बीच में अगर हम एयर के बजाय ग्लास डाल दें तो फोर्स कम हो जाता है, फोर्स घट जाता है, फोर्स माइनस हो जाता है। और उसके अलावा चलते चलते वाटर कर दिया। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ना चार्ज को चेंज किया ना डिस्टेंस को चेंज किया, मैंने दोनों के बीच में चेंज कर दिया सिर्फ एक चीज, और उसका नाम था मीडियम, और वो मैंने वाटर फिलअप किया। अब आंसर आया 100/81, यानी कि 100 के 81 पीस कर दीजिए तो बहुत छोटा आंसर आएगा। उसके बाद हम यही नहीं रुके, हमने क्या किया? दोनों के बीच में हमने चेंज कर दिया, माध्यम को बदल दिया, और मीडियम इस बार कर दिया हमने मेटल। कॉपर रख दिया, आयरन रख दिया, सिल्वर रख दिया। जैसे मैंने ये रखा मेरा जवाब आया F इक्वल टू आपका 0। क्या पकड़ में आई बात? तो एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, रियलिटी में जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/R²। K कौन है यहां पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, जब बात एयर की चलती है तो K इक्वल टू आपका 1 हो जाता है। तो ये सारी चीजों को आप समझ गए होंगे और आपको बात पकड़ में आ गई होगी कि दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। क्लियर है? एक बार याद हो गया होगा। चलो मेरे साथ बोलो जरा यस करके, मन मन में, है ना। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? एयर में, वैक्यूम में?
उससे कम फोर्स ग्लास में, उससे कम फोर्स वाटर में, उससे कम फोर्स मेटल में। क्लियर है? उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इस उतारिए आगे बात ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं विद इंक्रीज टेम्परेचर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। एग्जाम्पल है इसका, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, उस टाइम पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका 80, राइट, 80, जिसको पर 81 कहते हैं ना, वो 80 पॉइंट समथिंग होता है, उसे राउंड ऑफ हमने ये मान लिया। तो 20 डिग्री पर वाटर का होता है आपका 80। अब 20 डिग्री से 25 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78.5। पकड़ में आई बात? 80 से 78.5, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो गया। अब कॉमन सेंस की बात है। अब मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर आ रहा है K। यानी कि मैंने दोनों चार्जेस के बीच में यहां पर वाटर को फिलअप कर दिया, पानी को। अब वाटर यहां पर दो टाइप का है, एक 20 डिग्री वाला और एक आपका 25 डिग्री वाला। देखिएगा, देखो यहां से फोकस करूं तो मैं सारा का सारा कांस्टेंट नंबर है। आप तो ऐसे मान के चलिए ये पूरा सॉल्व करके पहले की तरह 100/K आएगा। अगर बात करता हूं 20 डिग्री सेल्सियस पर, बात करता हूं 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आएगा 100/80। क्लियर है? और जब बात करूंगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आंसर आएगा 100/78.5। कॉमन सेंस की बात है। 100 में 80 का भाग देंगे, नीचे वाला नंबर जो है आपका बड़ा है, नीचे वाला नंबर आपका जो है वो आपका बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा बेटा? स्मॉल आएगा। और ये है 81/70. नीचे वाला नंबर आपका छोटा है, तो आंसर कैसा आएगा? लार्ज आएगा। क्लियर है? इससे यह साबित होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तब फोर्स ज्यादा काम करेगा। 25 डिग्री सेल्सियस जब फोर्स काम जब 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है तब फोर्स ज्यादा काम करेगा, जब 20 डिग्री है तब फोर्स कम काम करेगा। बात पकड़ में आ रही है? दिमाग लगाइए। अरे भैया, यहां 80 में 100 का भाग, यहां 100 में 80 का भाग देंगे तब कितना आंसर आएगा, और यहां 100 में 78.5 का तब कितना आंसर आएगा। कॉमन सेंस की बात है, ये आंसर छोटा आएगा, ये आंसर बड़ा आएगा। इससे क्या पता चला कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर भरी थी तब चेंज आया था, वाटर भरा था तब चेंज आया था, ग्लास भरा था तब चेंज आया था, मटेरियल में मेटल भरा था तब चेंज आया था। लेकिन यहां पर एक चक्कर और है, 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर भरेंगे तब कुछ और आंसर आएगा, और 25 करेंगे तब कुछ और आंसर आएगा। क्या पकड़ में आया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री, तो के कितना आया आपका? 80। और वाटर का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री, तो के कितना आया? 78.5। इससे साबित होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से भी आपके फोर्स में चेंज आएगा। तो क्या पकड़ में आई बात? फोर्स में चेंज क्या आया? अब मैं क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ा? बताइए। आपका जवाब सर 20 डिग्री है तो फोर्स कम है, और 25 है तो फोर्स ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो गया। 20 डिग्री पर आपका कम था और 25 डिग्री पर आपका ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करेंगे नए कंटेंट के साथ, प्लीज नोट करिए। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट,
कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। फिजिक्स के लेक्चर में क्या ध्यान लगा के बैठना होता है। एक तो आप कानों में हेडफोन लगा के यूज करिए, और जब पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर रटने की चीजें ना छोड़ करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल ब्रेन को रखा करो। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, चार्ज और मास दोनों में कंपैरिजन क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब देखिए चार्ज के बारे में बात करता हूं। अगर कोई मेटल, अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है। अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो चार्ज आता है नेगेटिव। क्लियर हो गया। और अगर कोई मटेरियल ना इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ना ही इलेक्ट्रॉन अटेंड करता है, डोनेट करता है, तो उस पर ना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है। तो ये बात याद करो पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज जो है हो सकता है प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है आपका चार्ज जीरो हो। उधर आइए, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो मास होता है हमेशा आपका प्लस में होगा। अभी किसी से पूछा भैया आपकी बॉडी का मास कितना है, 20 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। बोला साहब आपके पापा जी का मास कितना, बोला साहब माइनस का 40। क्या कहना चाह रहा है भाई, माइनस में क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल नहीं होगी तो जीरो हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन भी है, एक कोई छोटा सा पार्टिकल भी, उसका ही मास होगा, बिकॉज एवरी मटेरियल इज मेड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा किसी मटेरियल का पॉजिटिव होता है। अगर कोई चीज दुनिया में है तो उसका मास पॉजिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अगर ये आपका 10 कूलाम है, अगर ये आपका 10 कूलाम है तो चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। आपको क्या याद करना है, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। अगर आपका चार्ज रेस्ट में रखा है वो 10 कूलाम का है, अगर ये चार्ज 10 कूलाम का है और ये रेस्ट में है तो ये चार्ज 10 कूलाम का है, और अगर ये मोशन कर रहा है तो ये 10 कूलाम का है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका माइनस का 1.602 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो भी इसका इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो भी इतना होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। 10 कूलाम है, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। जितना 10 कूलाम का चार्ज अगर रेस्ट में है तो 10 कूलाम का चार्ज मोशन में होगा। 20 कूलाम का चार्ज अगर रेस्ट में है तो 20 कूलाम का चार्ज मोशन में होगा। 100 कूलाम का चार्ज अगर रेस्ट में है तो मोशन के बाद भी वो 100 कूलाम का होगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 कूलाम का चार्ज 120 का बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं है, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक फॉर्मूला फिजिक्स में आया था 11th क्लास में, कुछ याद आ रहा है? m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। क्लास 11th में टॉपिक आया था, जिसके अंदर जो m नॉट था उसका नाम था बेटा रेस्ट मास, और जो m था वो था आपका रिलेटिव मास। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। और जो c था वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जो आपका v था वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कहानी थी ये, फॉर्मूला याद करो। m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट इक्वल टू रेस्ट मास, और m इक्वल टू रिलेटिव मास, और v इक्वल टू आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एंड c इक्वल टू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई बॉडी जिसकी स्पीड v है, कुछ ऐसा करें कि v इक्वल टू c हो जाए। अगर इस डस्टर को मैं लाइट की स्पीड से फेंक दूं,
अगर इस डस्टर को मैं लाइट की स्पीड से फेंक दूं, अगर इस डस्टर को, इस मार्कर को लाइट की स्पीड से फेंक दूं, तो ये थ्योरी हमें क्लास 11th में पढ़ाई गई है, रिलेटिव मास। तो उस कंडीशन में m नॉट आपका रेस्ट मास, इस डस्टर का रेस्ट मास सपोज कर लो कुछ भी है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, v जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, आई मीन यहां पर डस्टर है। तो अगर मैं v इक्वल टू यहां पर c कर दूं, तो v जहां पर है वहां c रख दूं, तो रिजल्ट आएगा m नॉट 1 माइनस का c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, कट जाएगा, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये बन करके आएगा 1 माइनस का 1 कट के 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा इनफाइनाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि m जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज मास इंक्रीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो अगर कोई मास ऐसे करके मोशन करता है, अगर कोई मास ऐसे करके मोशन करता है तो उसका मास बढ़ जाता है, अगर कोई मास मोशन करता है उसका मास बढ़ जाता है, अगर कोई चार्ज मोशन करता है उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेमोराइज करेंगे, एक बार लास्ट बोल दूं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी। दूसरी बात, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन, और यहां पर डिस्कस करूं तो यहां पर क्लियर होता है मेरे बच्चों, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये सारे के सारे आपके रिलेशंस हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो v इक्वल टू आपका c, m इक्वल टू आपका इनफाइनाइट। मैं कहता हूं m इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मगर वेलोसिटी इंक्रीज, मास इंक्रीज आपका जरूर हो सकता है। इससे एक बात साबित हो गई, इससे एक बात साबित हो गई कि किसी बॉडी का रेस्ट मास और किसी बॉडी का मूविंग मास दोनों इक्वल नहीं होते। रेस्ट मास डज नॉट इक्वल टू रिलेटिव मास। क्लियर है? ये बात आपको आनी चाहिए। आराम से वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, देखो, जस्ट रिलैक्स। फोकस। यहां आपका चार्ज चल रहा है और यहां आपका मास चल रहा है, राइट? इधर आपका चार्ज है और इधर आपका मास है। चलो देखो, फोर्स बिटवीन टू चार्ज मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। कॉमन सेंस की बात है, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो अट्रैक्शन होगा, इसलिए हो सकता है कि वो चार्ज अट्रैक्टिव हो, और एक प्लस का है दूसरा प्लस का है रिपल्सिव होगा, तो ये आपका रिपल्सिव होगा। तो प्लस क्यू और माइनस का क्यू हुआ तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, अगर दोनों प्लस प्लस के हुए या दोनों माइनस माइनस के हुए तो आपका रिपल्सिव हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए तो याद कर लीजिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, क्योंकि प्लस प्लस होंगे तो रिपल हो जाएंगे, प्लस माइनस होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस होंगे तो रिपल हो जाएंगे। क्लियर है? इधर आ जाइए, फोर्स बिटवीन, चार्ज नहीं आना चाहिए, मास, फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि आपको पता है यहां जो फोर्स काम करता है वो काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां जो फोर्स काम करता है वो काम करता है ग्रेविटेशनल। तो मास के बीच में जो फोर्स काम करता है उसका नाम है ग्रेविटेशनल, और यहां जो काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्लीज आप कॉपी बना के बैठे हैं तो यहां चार्ज के केस में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मास में लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखिए पहले, चार्ज के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मास के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़िए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट
विदाउट मास। देखो ये तो क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, क्लियर हो गया हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आवाज सेकंड लाइन में, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये लाइन पढ़िए जरा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्या मतलब है इसका? बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। अगर कोई मटेरियल है, अगर कोई पार्टिकल है, उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार्ज तभी तो बनेगा। तो सबसे पहले कोई मटेरियल तो होना जरूरी है, एक एटम तो होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन तो होगा, कुछ तो होगा। तो यानी कि सबसे पहली बात है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कहीं पर चार्ज दे रखा है तो 100% उस मटेरियल में एटम तो होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, उसमें प्रोटॉन तो होंगे। तो यही तो कहना चाहता हूं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कोई मास है, अगर कोई मटेरियल है, अगर कोई एटम है, तो उसका कोई मास भी होगा, और उस एटम से इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी चार्ज डेवलप होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से, इलेक्ट्रॉन्स की रिसीविंग से चार्ज का प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर आ जाइए, तो ये लाइन याद कर लीजिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इधर आइए, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये क्या चक्कर है? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास अगर कहीं पर है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर चार्ज हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हर एक एटम का अपना मास होता है, हर एक एटम का अपना मास होता है, और हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां पर मास है वहां पर चार्ज हो, मगर ये जरूरी है कि जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास जरूर होगा। बात दिमाग में आ रही, क्लियर हो रहा है? भाई कोई एटम है, अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब चार्ज बनेगा। तो मास का होना जरूरी है, चार्ज है ना है कोई बात नहीं है। एक बार फिर से लॉक कर दीजिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन। ये क्या है? अब आप सुनिएगा, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि अब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक बीम चल रहा है, उसे लोग कहते हैं कैथोड रेज। याद है आपको? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कैथोड रेज। उन्हें हम समटाइम्स और बहुत फास्ट चल रहे हैं, उनका नाम है एक्स रेज। तो जब चार्ज मोशन करता है, जब चार्ज मोशन करता है, जब चार्ज मोशन करता है, कैथोड रे बनती हैं, एक्स रे बनती हैं, यानी कि रेडिएशन बनती हैं। So moving charge produce radiation, moving charge produce radiation। जब भी चार्ज मोशन करता है रेडिएशन बिल्डअप होती हैं, रेडिएशन डेवलप होती हैं। इधर आ जाइए, मूविंग मास प्रोड्यूस नो रेडिएशन। अगर कोई मार्कर को मैं फेंक दूं तो मार्कर के यानी कि मास के मोशन करने से कोई भी रेडिएशन नहीं बनती। तो मास जब मोशन करता है तो रेडिएशन नहीं बनता, मास जब मोशन करता है तो रेडिएशन नहीं बनता, लेकिन चार्ज जब मोशन करता है तो रेडिएशन बनता है। इस बात को आपको याद करना है। तीनों पॉइंट है आपके सामने, प्लीज मेमोराइज कीजिए। चलो उल्टा याद करते हैं। जैसे मूविंग चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन, मूविंग मास प्रोड्यूस नो रेडिएशन, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ऊपर चलिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, क्योंकि प्लस प्लस है तो रिपल, माइनस माइनस है तो रिपल, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट। एंड फोर्स बिटवीन मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिकॉज मास के बीच में जो फोर्स काम करता है वो फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप कहें तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहां पर लगा देता हूं। और मास के लिए फॉर्मूला आया था F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहां फॉर्मूले की मुझे कोई नीड नहीं थी, मैं कुछ बताना चाहता था। देखो इसके अपॉन में कितनी आ रही है? R स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी क्या आ रही है बेटा? R स्क्वायर। इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ होल्ड इनवर्स,
बोथ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करते हैं। इसे याद रखना है, बोथ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस सारे के सारे पॉइंटों के नोट्स बना सकते हैं आप लोग आराम से, बहुत मेहनत करके समझा। यूनिट ऑफ चार्ज इज अ ड्राइव यूनिट्स। व्हाट इज दिस? हम बात करते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई Q इक्वल टू आपका IT, I फॉर एम्पियर, T फॉर आपका टाइम है तो एम्पियर सेकेंड। जो कूलाम होता है ना, कूलाम, उसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज अ ड्राइव्ड यूनिट्स। कूलाम तो मतलब होता है एम्पियर सेकेंड, यानी कि दो क्वांटिटी से बनती है मिलकर के। चार्ज की यूनिट दो क्वांटिटी से मिलकर बनती है, इसलिए इसे बोलते हैं लोग डिराइव्ड यूनिट्स। इसे डेवलप करना पड़ता है। और 11th क्लास में आपको याद होगा, मास का सिंबल m था, लेंथ का सिंबल l था, टाइम का सिंबल t था, करंट का सिंबल a था। कहीं पर भी उसके अंदर चार्ज नहीं आया था, करंट आया था। तो आपको याद करना पड़ेगा कि यूनिट ऑफ चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट्स एंड यूनिट ऑफ मास इज अ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं आपको मैं बता दूं। एक आपको पता होना चाहिए मास, दूसरा आपको पता होना चाहिए लेंथ, तीसरा आपका होता है टाइम, चौथा आपका होता है टेम्परेचर, फिर आपका आया था करंट, याद है ये, फिर आया था आपका इंटेंसिटी। इस तरह से बनकर के हमारी फंडामेंटल यूनिट्स आई थी 7। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अच्छे तरीके से फोकस करके देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चला है आज चार्ज। इस टॉपिक के अंदर अभी दो बातें हमें और करनी है जो अगली क्लास के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और अगली क्लास के अंदर चार्ज खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो क्लास आएगी, मतलब इसके बाद जो क्लास आने वाली वहां ये यूनिट खत्म, ये चार्ज खत्म हो जाएगा और अगली क्लास में चलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छे तरीके से फोकस करके टॉपिक को पढ़ना। और जिन जिन बच्चों ने इस टॉपिक को शुरू से नहीं पढ़ा हो, प्लीज पुराने वीडियो जरूर देखें। और एक बार आपकी ग्रिप बनेगी टॉपिक के ऊपर तो पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।